है। तो अपन इसका यूनिट 10 पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, उसमें अपन ने क्या स्टार्ट कर दिया था नैन्सी? हम मैम आइसोमर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने फंक्शनल आइसोमर तक पढ़ लिया था। हाँ, आज हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल में क्या था? स्ट्रक्चर चेन के फॉर्म में चेंज हो सकता है। चेन चेंज होगी तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। पोजीशन चेंज होगी फंक्शनल ग्रुप की तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो हो सकता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड, ये दो आपस में आइसोमर्स होते हैं आपस में। और अल्कोहल का ईथर के साथ आइसोमर होता है। ठीक है, तो अगर अल्कोहल को चेंज करना है तो आप उसका जो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा वो ईथर में चेंज होगा। ओके, जैसे यहाँ पे कीटोन का एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। तो अपन देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आइसोमर्स जिनका स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स स्पेस में अलग होता है। ओके, वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द स्पेशल अरेंजमेंट, और वो आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है कॉन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फ़िगरेशनल मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा जो एक्चुअल ओरिएंटेशन होगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग जैसा कुछ नहीं होता। ये रोटेशन के बाद आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस हम पढ़ते हैं, और उसमें हम यही देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप जो भी एल्किल ग्रुप है वो कैसे एक रिजिड, एक डबल बॉन्ड के जो सराउंडिंग है उसमें कैसे अरेंज है। ठीक है, वो हम देखते हैं किसमें? ज्योमेट्रिकल में। तो यहाँ पे हम सिस और ट्रांस पढ़ते हैं। और ऑप्टिकल में हम बात करते हैं पीओपी, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। और कॉन्फॉर्मेशनल में हमें ये देखना है कि रोटेशन चेंज करने से कैसा अरेंजमेंट चेंज होता है, तो कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? द आइसोमेरिज्म इन विच when groups are attached to a rigid framework like double bond, there is change in the configuration, okay, around the double bond. अब ये मैंने आप ये सिस ने ये ब्यूटीन है, टू ब्यूटीन, टू इसलिए क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। ओके, ब्यूटीन 4 कार्बन है, और ईन है इसलिए डबल बॉन्ड। आइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड, एन होता तो सिंगल बॉन्ड, है ना? ये पता है ना नैन्सी अपन को? यस मैम। हम्म। तो अब अगर हम देखें कि ब्यूट टू इन जो था, ठीक है, तो अगर हम देखें कि CH3 ग्रुप और हाइड्रोजन एटम जो कि कार्बन 3 से लिंक है, 1 2 3 4, इससे इससे जो कार्बन 3 से जो CH3 ग्रुप लिंक्ड है when you try to put this second methyl group at carbon 3, you will have two possibilities. क्या क्या possibilities हो सकती हैं? कि या तो हम सिस ये जो ब्यूटूइन है उसमें मिथाइल ग्रुप को कार्बन 2 और कार्बन 3 में ऐसा अरेंज कर दें कि ये दोनों एक ही साइड हो, मे बी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, या तो ऐसे अरेंज कर दें कि ये डायगोनली प्लेस्ड हो। तो अगर ये अबव द प्लेन है, दोनों ग्रुप एक साथ है, या तो ऊपर या तो नीचे, तो वो सिस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और अगर ये डायगोनली प्लेस्ड है तो ये ट्रांस कहलाता है। बट सेम ग्रुप्स होने चाहिए। ओके, ठीक है। अगर हमने यहाँ CH3 बोला, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते तो यहाँ हम हाइड्रोजन भी ऊपर ले सकते थे और CH3 नीचे ले सकते थे। यहाँ पे हम हाइड्रोजन यहाँ ले सकते थे और CH3 यहाँ ले सकते थे और यहाँ ले सकते थे, तो भी ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता। ओके, तो
ये उन्होंने यही बताया है इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बना के कि कैसे सिस और ट्रांस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में जब दोनों मिथाइल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ओके, एंड in the second structure one methyl group is on one side and other methyl group on the opposite side, ये दोनों जब ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इसमें से एक हम इसको सिस कहते हैं और एक को ट्रांस कहते हैं। सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, मींस डायगोनली। ओके, तो सिस टू ब्यूटीन, तो ब्यूटीन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, एक सिस टू ब्यूटीन और एक ट्रांस टू ब्यूटीन। ओके, और ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है इसके। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, पहले कॉन्फ़िगरेशन इसका ये था, अब इसके आइसोमर्स का हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो चेंज हो गया, है ये ब्यूटीन ही, बट इसका कॉन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। ओके, अब अगर हम देखें, वी कैन से दैट सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स ऑफ द टाइप PAC डबल बॉन्ड AB, हेंस इन द मॉलिक्यूल। अब देखो, ये मिथाइल ग्रुप को और हाइड्रोजन को A और B से डिनोट कर सकते हैं। अगर ये है AA BB तो ये सिस है, ठीक है। अब ये भी, ये यहाँ पे क्या बोला है इसने, एक दूसरा ग्रुप आ जाता है तो हम इसको सिस ही बोलेंगे क्योंकि दो ग्रुप ऑन द सेम साइड है, ठीक है। नाउ where the carbon atoms forming the double bond carry identical substituent. Okay, now we will see कि let us now see what happens when all the four substituent around the bond are different. For such a case, the following different arrangement of groups are possible. अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट है तो क्या होगा? द क्वेश्चन दैट इमीडिएटली अराइज, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द दीज टू कंपाउंड। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है? तो हम इसमें सिस ट्रांस नहीं असाइन कर सकते क्योंकि चारों ही अलग है। हमने सिस ट्रांस के लिए कंडीशन क्या बोली थी? तो एटलीस्ट सिमिलर ग्रुप तो होने ही चाहिए। तो द आंसर इज नो, because cis trans does not provide clear guidelines about how to designate these two isomers. Okay, अब इसको इन ऐसे मतलब स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसमें चारों अलग होते हैं तो उसमें हम EZ नॉमेनक्लेचर का यूज करते हैं। ओके, टू डेजिग्नेट सच आइसोमर्स EZ system is used. This system of nomenclature is based on the sequence rules developed by Can, Ingold and Prelog. ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका बहुत लंबा चौड़ा रूल है। तो EZ नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि each of the two group attached to the same carbon atom of the double bond is assigned priority according to the sequence rule. This is done for both the carbon atoms forming the double bond. Agar if the groups of high priority are on opposite side of double bond, okay, then this isomer is said to be of E configuration. E का German word से derive है जिसको हम, this is the literal meaning of E. Okay, and when the groups of higher priority are on the same side of double bond, on the same side of double bond, it is called as Z isomer, and Z का literal meaning is Zusammen. Okay, so this is E, this is Z. और अब हम इसके आगे देखेंगे कि प्रायोरिटी कैसे असाइन होती है। तो इस चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए कैन, इनगोल्ड और प्रीलॉक के रूल्स आए। ओके, तो इनके रूल्स जो थे वो देखते हैं अपन कि क्या थे। तो कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉक का सबसे पहला रूल था, अगर किसी दो एटम्स का एटॉमिक नंबर, मान लो एक का 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हम इसमें से कौन से एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दें? तो हम प्रायोरिटी देंगे जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा। तो सबसे पहले 9 को प्रायोरिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन में से देखें तो इसका 8 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो अगर कोई सिस्टम है जिसमें ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ऑक्सीजन को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कहाँ रखना है? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले रूल है हाई एटॉमिक नंबर
हायर प्रायोरिटी, तो हम ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि when priority is to be decided between atoms which are isotopes of the same element, क्योंकि हमें पता है आइसोटोप्स ऑफ क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होते हैं हमेशा। तो अगर एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का 1 1 और एक है ये, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, आइसोटोप ऑफ हायर एटॉमिक मास विल बी गिवन प्रायोरिटी। तो हम H2 को, ड्यूटेरियम को देंगे। अगर कार्बन 6 है, इसका एक 12 है और एक आइसोमर 13 है, तो प्रायोरिटी मिलेगी कार्बन 13 एटॉमिक मास वाले आइसोमर को। नेंसी समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ। तो हमने दो रूल्स पढ़े, सबसे पहला हायर एटॉमिक नंबर, सेकेंड रूल अगर एटॉमिक आइसोटोप्स है तो हायर एटॉमिक मास को मिलेगी। फिर हम देखते हैं थर्ड रूल। तो थर्ड रूल क्या बोलता है, when two groups attached to carbon atom involved in formation of double bond have same atoms as point of attachment। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डबल बॉन्ड है, इधर फर्दर कोई ग्रुप्स जुड़े हैं, हमने देखा कि यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो अब ये तो सेम है। अब हम कैसे नंबरिंग करें कि इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए, कैसे नंबरिंग करेंगे? फिर हम आगे का नंबर देखेंगे, फिर हम इसके कार्बन को देखेंगे और इसके कार्बन को देखेंगे। मान लो इधर CH3 है, इधर फिर से CH2 है, तो हमें प्रायोरिटी देनी होगी CH3 वाले को। कैसे, देखते हैं। ठीक है, देन प्रायोरिटीज आर असाइंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हमें ये देखना है कि पहला डिफरेंस है कि नहीं है। फिर हम दूसरा आइटम पे जाएंगे, दूसरे पॉइंट पे अगर डिफरेंस होगा तो इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हमें सबसे पहला एक पॉइंट ढूंढना है जो कि हमें डिफरेंट मिल जाए, जिसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कर पाए। ठीक है, तो applying the same consideration of atomic number and atomic mass as given in rule 1 and 2, बाकी रूल 1 एंड 2 सेम रहेगा। आगे का अगर हमें देखना है, यहाँ पे मान लो कोई ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको तो असाइन कर लेंगे, रूल 1 और 2 हमारे पास है। अब आगे की चेन को भी तो असाइन करना है। तो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर टू ग्रुप्स। एक ग्रुप ये है CH2CH3, एक है CH2CH2CH3। मान लो यहाँ पे भी CH2 होता, CH3 होता, तो फिर हम क्या करते, तो क्या करते हम, when consider two groups attached to carbon atom involved in formation of double bond are ethyl and propyl. This is ethyl, okay, and this is propyl. Propyl group. Propyl means 3 carbon, ethyl means 2 carbon, okay. When both these groups are attached to the carbon atom forming double bond by carbon atoms, to decide which two group will be given higher priority, हम देखेंगे सबसे पहले कार्बन 1 को, किसके, इथाइल और प्रोपाइल के। तो हम देखते हैं कार्बन 1। तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम है ना। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच टू कार्बन 1। तो हम कार्बन 2 पे जाते हैं। अब कार्बन 2 पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपाइल ग्रुप हैज 2 हाइड्रोजन एटम while ethyl group has 3 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल गया सेकेंड नंबर के कार्बन पे। The carbon 2 of propyl group has 2 hydrogen atom while ethyl group has the 3 hydrogen atom। तो क्या प्रायोरिटी मिलेगी इसमें, प्रोपाइल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं, और जो यहाँ डिफरेंस है वो हमने लेस हाइड्रोजन को कंसीडर करना है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। ओके, फिर हम आएंगे, एक बार इसको अपन रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ इथाइल ग्रुप देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम व्हाइल इन प्रोपाइल ग्रुप देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन अटैच्ड टू कार्बन 2। ठीक है, clearly then this is the first point of difference where carbon 2 of propyl group has the substituent CH
H while that of ethyl group has the substituent H, H and H. Hence, अब यहाँ पे इसको प्रायोरिटी इसलिए मिली क्योंकि सेकेंड ग्रुप से एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, इसके आगे चेन है, इसलिए हम प्रोपाइल ग्रुप को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। इथाइल ग्रुप के पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इथाइल ग्रुप के पास सिर्फ हाइड्रोजन है, भले इसके पास 3 हाइड्रोजन है बट आगे चेन नहीं है, इसके पास आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट CH2 के पास एक सब्स्टिट्यूएंट है एज अ मिथाइल ग्रुप, तो प्रोपाइल को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। ये बात समझ आई नैन्सी? यस मैम। हाँ। फिर 4th rule. When we come across double or triple bond while assigning the priorities, then these groups are visualized in such a way that the bonded atoms are duplicated or triplicated as the case may be. For example, in the group CH double bond CH2, a carbon atom attached to another carbon atom by a double bond is considered to be bonded to two carbon atoms. Thus, this group can be regarded as follows. Similarly, CHO group is treated as this. This is a kind of expansion of groups attached to multiple bond. छोड़ो, E और Z हमने देख लिया, 3 रूल्स हमने देख लिए। हाँ, अब एक पॉइंट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें ये ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट एक्सेट्रा, ये डिफर करते हैं आपस में। ठीक है, इसमें EZ असाइन करते बनेगा। क्यों नंसी? ई बनेगा मैम, एक मिनट रुको। हाँ। फर्स्ट वाला जेड है, क्यों? क्योंकि ऊपर हाई प्रायोरिटी आएगी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है ऊपर वाले का। ऊपर वाले का मतलब? इथाइल इथाइल ग्रुप, ऊपर इथाइल ग्रुप है, मतलब डायगोनल इसमें सीसो ट्रांस भी कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको सिस ट्रांस भी कर सकते हैं। इसमें दो डायगोनल वाले तो सेम हो गए, तो ये ट्रांस हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, ये ट्रांस। फिर इसमें मैम, हम्म। जो ये सेकंड वाला है, इसमें आप ऐसे देखेंगे ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोमीन है और नीचे क्लोरीन है, हम्म। हम्म। उसमें इनमें एटॉमिक मास देखा जाएगा इन दोनों का, हाँ, या फिर डायगोनल देखना है, या फिर ऐसे साइड साइड। एटॉमिक मास देखो। उसमें ब्रोमीन का ज्यादा है, ऊपर हम्म। हाई हो गया, और इस साइड भी हाई हो जाएगा, तो ये ई हाँ। हो गया। हाँ, ठीक है ये। बन जाएगा, हाँ, बन जाएगा ना। यस मैम। ओके, तो अब अपन आते हैं कि ये खुद पढ़ सकते हो, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में वही पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है, और इस पे बहुत ज़्यादा अभी मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में।
और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें क्या देखना है? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो हमें पता है कि अगर किसी लाइट का डायरेक्शन सारे लाइक इन ऑल डायरेक्शन एक लाइट है, तो इट इज नॉट अ प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन एक ही प्लेन में होता है। ओके, एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है प्लेन पोलराइज लाइट। तो हम देखें कि अगर ये एक लाइट है जो एक सब्सटेंस पे फॉल कर रही है, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन बहुत सारे प्लेन्स में है। तो द पॉइंट ए एक ऑर्डिनरी लाइट है। अगर हम बी फिगर को देखें तो ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जो पोलराइजर से पास होके पोलराइज लाइट एक ही डायरेक्शन, मान लो उसको एक्स, ठीक है, ट्रेवल करके सब्सटेंस पे फॉल हो रही है, और जो भी कंपाउंड है सब्सटेंस है वो रोटेट हो रहा है। फिर हम देखते हैं रोटेशन थर्ड फिगर में। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट करेगा, और जो रोटेशन एंगल होगा वो अल्फा होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर इनएक्टिव है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सच अ लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी? जिसके डायरेक्शन हर प्लेन में होंगे। बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, मीन्स इन अ मोनो मीन्स वन, एक ही डायरेक्शन में एक ही कलर को रिप्रेजेंट करती है। जो when a beam of monochromatic light is passed through a polarizer such as polaroid lens or a device known as Nicol prism, the light vibrating only in one plane is obtained. Okay, such a light is called plane polarized light. It was observed that many substances like quartz crystals होते हैं, and organic compound like camphor जो कपूर होता है, and tartaric acid rotated the plane polarized light. रोटेट करने के बाद उन्होंने कुछ मिरर इमेजेस बनाई। तो वो सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली एक्टिव कहा गया, वो जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की मेजर करनी है, तो हम उस सब्सटेंस को पोलराइजर में रखते हैं, लाइक पोलरीमीटर में रखते हैं। पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये पोलरीमीटर का डायग्राम है। ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है। हम्म, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो ये इसको रोटेट करेगा, लाइट को रोटेट करने के बाद इसका एनालाइजर एंगल मेजर करेगा और डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो जो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन है, मैंने बोला था अल्फा से डिनोट करते हैं, वो डिपेंड करता है किस किस पे? थिकनेस ऑफ सैंपल विच इज गिवन बाय एल, लेंथ, कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो एंगल जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस पे, कंसंट्रेशन पे, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसी है। तो अगर हम लेंथ को कंसीडर करें और सी को हम, कंसंट्रेशन को हम केजी इस यूनिट में कंसीडर करें, तो रोटेशन जो होगा, इस अल्फा को स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाएगा। कब? जब एल इज लेंथ इन डेसीमीटर, कंसंट्रेशन इज इन ऑल्सो डेसीमीटर पर क्यूब, पर ये केजी में। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला आएगा जो कि हमें बता रहा है कि रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, मतलब कि लाइट कितनी रोटेट हुई है, कितने एंगल से। और द टेम्परेचर टी एंड वेवलेंथ एल लैम्डा ऑफ लाइट यूज्ड आर स्पेसिफाइड एज सबस्क्रिप्ट। अगर हम टेम्परेचर और वेवलेंथ के फॉर्म में लिखें तो हम अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 4 या 5 पैरामीटर कंसीडर किए ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 किए, तो हमने ऐसा फॉर्मूला लिखा। और अगर हम वेवलेंथ और टेम्परेचर को भी कंसीडर करते हैं तो जो सबस्क्रिप्ट पे है लेमडा लिखेंगे,
और जो सुपरस्क्रिप्ट है, मतलब ऊपर, हम टेम्परेचर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ जो रोटेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं, या तो डी होता है या तो एल होता है। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट आके राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट में करती है तो इट इज लीवो रोटेटरी। या फिर ये कह सकते हो कि क्लॉकवाइज होता है तो डेक्स्ट्रो होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो लीवो होता है। और हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और लीवो को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ओके। हेंस इट इज इंडिकेटेड बाय माइनस साइन जो कि लीवो है, और डी और एल, और स्मॉल डी और स्मॉल एल, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। वो हम आगे देखेंगे कि कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल एल स्मॉल एल में क्या डिफरेंस है, ओके। तो लेट अस नाउ सी कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं और कुछ क्यों नहीं होते, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओके। ये खुद पढ़ सकते हो, ओरिजिन कैसे हुआ था ऑप्टिकल एक्टिविटी का, इसमें आपको क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वो बताएंगे कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। ये क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पढ़ेंगे यहाँ से कल की क्लास में कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। तो कायरल होता है, मिरर इमेजेस होती हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ये सारा जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये जो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम एक आध प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़े से क्वेश्चंस की ज्योमेट्रिकल और ये सब, ओके। फिर हम ओके मैम। ये पढ़ेंगे, यस। तो आज का नैन्सी समझ आया ना? यस मैम। हम्म, ठीक है।